चलिए, we start with our day 2 second session. डे 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं. डे 2 का अभी आखिरी सेशन हम लोग, लास्ट सेशन है आज का. अभी तक मैं आपको याद दिला दूं हम लोग क्या क्या कर चुके हैं. हम लोग कोऑर्डिनेट प्रोसेस देख चुके हैं, 200 सीरीज देख चुके हैं, 300 सीरीज देख चुके हैं, 500 सीरीज देख चुके हैं, 600 सीरीज देख चुके हैं. ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. वी हैव सीन दिस. और हमको फटाफट चीजों को देखना है क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को कवर करना है. ठीक है. आई होप आप लोगों ने लेटेस्ट जो वर्जन है क्लास के पीडीएफ का वो भी आपने डाउनलोड कर लिया, और जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो एक्स्ट्रा नोट्स भी आपने डाउनलोड कर लिए. ठीक है. कारो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. सबसे पहले कारो की एप्लीकेबिलिटी. कारो की एप्लीकेबिलिटी बहुत फेमस है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. कारो किसको एप्लीकेबल है? कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर. कंपनी के ऑडिटर्स को रिपोर्टिंग करते वक्त जिस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है उसको हम लोग कारो बोलते हैं. ये कारो ऑर्डर किसको एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. फॉरेन कंपनीज को भी, मतलब सबको लग जाता है. ठीक है. जितने भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं इन सबको अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. किसको एग्जेम्पशंस है? एग्जेम्पशन है आईबी कॉप्स. आईबी कॉप्स मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉप्स. इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कॉप्स है, ठीक है, उनको एग्जेम्पशन है. ऐसा शॉर्टकट है. आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को ऑलरेडी इतनी बातें लिखनी पड़ती है एज पर आईआरडीए, उनको एग्जेम्प्ट किया. इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को, इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को इट इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है. फिर बी स्टैंड फॉर बैंक. इंश्योरेंस कंपनी दोनों, जनरल इंश्योरेंस और आपके लाइफ इंश्योरेंस, किसी को भी, किसी के भी ऑडिटर को एप्लीकेबल नहीं है. बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनी. इंडिया की बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, नेशनल बैंक, किसी भी तरह के बैंक के ऑडिटर्स को कारो एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. देन सी स्टैंड फॉर, ठीक है, चैरिटी पर्पस. चैरिटी पर्पस कंपनी, कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8. चैरिटी पर्पस जो कंपनी है, चैरिटी पर्पस कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, उनके ऑडिटर्स को भी कारो ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ए स्टैंड फॉर आईबी कॉप्स. देन ओ स्टैंड फॉर वन पर्सन कंपनी के जो ऑडिटर्स है उनके ऑडिटर्स को भी कारो ऑर्डर फॉलो नहीं करना. देन पी स्टैंड फॉर प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी अगर कुछ शर्तें फॉलो करेगी, प्राइवेट कंपनी अगर कुछ शर्तें फॉलो करेगी, अगर कुछ शर्तें फॉलो करेंगे तो प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर को भी, अगर प्राइवेट कंपनी इफ दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, 4 कंडीशंस है, तो उनके ऑडिटर को भी कारो ऑर्डर नहीं लगेगा. कारो ऑर्डर विल नॉट बी एप्लीकेबल. कौन सी ये 4 शर्तें हैं? ठीक है. सिंपल सिंपल सी 4 शर्तें. प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग कंपनी है और नीचे जो सब्सिडरी कंपनी अगर है तो इट शुड नॉट बी ए पब्लिक कंपनी. होल्डिंग में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए. सिंपल है. इसको ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है. इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, यू शुड नॉट बी ए सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यू शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. बात एक ही है, लेकिन पहला चलने का तरीका थोड़ा बेटर है. ऊपर होल्डिंग में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, नीचे सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, पहली शर्त. दूसरा, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स. पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स जो है दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए. करेक्ट. 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए. ये दोनों चीजें एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, और शेयर कैपिटल
ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में कभी भी, ये जो बोरोइंग्स है साल भर में करीब फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आखिरी में टोटल रेवेन्यू, मतलब सभी रेवेन्यूज अदर, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, अदर इनकम, सब मिलाकर टोटल रेवेन्यू शुड नॉट क्रॉस 10 करोड़। चारों क्यूमुलेटिव कंडीशन है, ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स 1 करोड़ के ऊपर नहीं, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ के ऊपर नहीं, टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ के ऊपर नहीं। चारों क्यूमुलेटिव कंडीशंस है, क्यूमुलेटिव कंडीशंस है ये चारों मिला के तब जाके प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। एंड देन एस स्टैंड फॉर स्मॉल कंपनी। अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आता है तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान एग्जेम्पशंस है, बहुत ही सिंपल से एग्जेम्पशन। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, चैरिटी पर्पस कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, इन सबके ऑडिटर को एग्जेम्पशंस है। और एक, ठीक है, अब इसमें बताने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन और एक खास बात, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, इसको भी कारो नहीं लगेगा, कारो नॉट एप्लीकेबल। कारो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये एग्जेम्पशन है, बहुत सिंपल सिंपल से, और मैंने उसका शॉर्टकट भी दिया है जिसकी मदद से आप उसको याद रख सकते हैं। अब केस है, केस में पहले आप पूरे एग्जेम्पशंस एक्सप्लेन कर दीजिए। केस सिंपल सा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 50 लाख, 1 करोड़ के नीचे है, वेरी गुड, 1 करोड़ के नीचे है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इट इज बिलो 1 करोड़, कंडीशन फुलफिल्ड है। फिर बोरिंग 70 लाख ईच फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली, बस यहीं पे गेम है पूरा, ईच वर्ड में। कभी कभी दो बैंक्स बोल देते हैं, यहां पे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जल्दबाजी में बच्चे 70 लाख ले लेंगे, ईच वर्ड है, मतलब एक एक से 70 लाख रुपए लिए है, मतलब टोटल 1.4 करोड़। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ क्रॉस हो गई। अगर 1 करोड़ क्रॉस हो गई तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बस ये पूरा गेम ईच का था, ईच वर्ड का। तो ध्यान रखना, सीधा जो फिगर्स दिया है उसको मत ले लेना, केयरफुली ये ईच वर्ड ध्यान रखना। 1.40 करोड़ होता है, तो 1 करोड़ क्रॉस हो गया, एग्जेम्पशन की कंडीशन टूट गई, एग्जेम्पशन कंडीशन टूट गई। अब टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर भी 10, टर्नओवर 900 है, टोटल रेवेन्यू की लिमिट 10 करोड़, उससे कम है, चलता है। एक कंडीशन टूट गई, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट द एग्जेम्पशन, ठीक है। कारो का 0.01 हम लोगों ने नंबर देखा, फिर 0.03 हम लोगों ने नंबर देखा, करेक्ट, वी आर थ्रू विद दिस। तो बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे कारो पेज नंबर 58 पे है, पीडीएफ का पेज नंबर 6 ऐड कर दो, 64। देन कारो 0.07 राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बहुत सिंपल है, पहले तो क्लॉज बता दीजिए। अच्छा, अब क्लॉज को याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, आई विल बी गिविंग यू शॉर्टकट टू रिमेंबर क्लॉजेस। ये एक्स्ट्रा नोट्स है, आई होप आप लोगों ने एक्स्ट्रा नोट्स डाउनलोड कर लिए। कारो का शॉर्टकट टू रिमेंबर क्लॉजेस, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेट्स सी, आसान सा आपका शॉर्टकट है और इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, बहुत सिंपल है।
तो सिचुएशन ऐसी है कि एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति सीए फाइनल की एग्जाम देता है और सीए बन जाता है, पास। खुशी का ठिकाना नहीं है। आई विश आप सबके लाइफ में जल्दी ये दिन आए। ठीक है, अब सबसे पहले अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है। सिर्फ आप इमेज को ध्यान रखो, कुछ पढ़ो मत। फ्लिपकार्ट पे जाता है, शॉपिंग करता है, प्रोफेशनल एक्सेसरीज, लेकिन सिर्फ आपको तो वेबसाइट पे ध्यान देना है। फिर नीचे एयर कार्ड दिख रहा है, इंडियन एयरलाइंस के साइट पे जाता है, नाउ आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट, आई विल फ्लाई। फिर ब्लू कलर का है लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे जाता है कि मैंने मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में किस किस से कांटेक्ट करना चाहिए फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर मल्टी कलर में लिखा है ऊपर राइट साइड में live.com। live.com ईमेल सर्विस है, सबको मेल करना, ठीक है, मेल करने के बारे में सोचता है, ईमेल सर्विस को ओपन करता है। नीचे एक बॉक्स है ब्लू कलर का, ड्रॉप बॉक्स, इट्स अ क्लाउड सर्विस। ठीक है, क्लाउड सर्विस है जहां पे डॉक्यूमेंट्स है, जहां से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाला है ड्रॉप बॉक्स। और उसके नीचे फिर रेड में है CNN, वो वेबसाइट पे आता है करंट अफेयर्स पता करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल से 6 वेबसाइट्स है। येलो कलर का पहले फ्लिपकार्ट, उसके नीचे एयर कार्ड दिख रहा है इंडियन एयरलाइंस, ब्लू कलर का लिंक्डइन, मल्टी कलर live.com, ब्लू कलर का बॉक्स ड्रॉप बॉक्स, रेड में लिखा हुआ है CNN। हो गए आपके 6 क्लॉज। ठीक है, फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस इट इज फॉर इन्वेंट्री, लिंक्डइन इज फॉर लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, लिंक्डइन इज फॉर लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, फिर live.com इज फॉर लोन गिवन अंडर सेक्शन 185 टू डायरेक्टर्स एंड to other corporates under section 186, simple loan given under 185 and 186। फिर ड्रॉप बॉक्स है डिपॉजिट्स टेकन, डिपॉजिट्स टेकन, और उसके बाद में CNN है, दैट इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एकदम सिंपल से 6 क्लॉजेस। येलो कलर का फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट, इंडियन इज फॉर इन्वेंट्री, ब्लू कलर का इट इज फॉर लोन गिवन टू रिलेटेड पार्टीज, मल्टी कलर live.com इज मल्टी कलर live.com दैट इज फॉर, ठीक है, लोन अंडर 185 186, ब्लू कलर का ड्रॉप बॉक्स इज फॉर डिपॉजिट्स टेकन, रेड कलर का CNN दैट इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, सिंपल हो गए 6। आप इमेज रिकलेक्ट करिए, आपको क्लॉज नंबर अपने आप आ जाएगा, क्लॉज नंबर अपने आप। ठीक है, आसानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है डिपॉजिट्स पे 1 2 3 4 5, 5th नंबर क्लॉज है डिपॉजिट्स का। एग्जाम में क्वेश्चन आया कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे, ठीक है, CNN 6 नंबर का क्लॉज है, अपने आप सारे क्लॉज आपको याद आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरव्यूज कहां कहां पे दिए। नेक्स्ट है इंटरव्यूज, इंटरव्यूज कहां कहां पे दिए। ब्लू कलर का एक आपका SBI का साइन दिख रहा है, ब्लू कलर का आपका SBI का साइन दिख रहा है, दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज, दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। पहले देख लेते, पहले ब्लू कलर का साइन है दैट इज SBI, फिर ब्लू एंड येलो है दैट इज LIC। ब्लू एकदम सिंपल फॉन्ट में है जैसे उनके फाउंडर हैं इन्फोसिस। फिर ब्लू एंड ब्लैक में है फिनोलेक्स केबल, फिर ऑरेंज में है माइक्रोमैक्स, फिर ब्लू एंड रेड में है नेटवर्क 18। ये अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दिया। ब्लू कलर में सबसे पहले SBI दैट इज फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसके नीचे LIC दैट इज फॉर लोन रीपेमेंट, उसके नीचे है इन्फोसिस दैट इज फॉर IPO FPO का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया ना, उसके नीचे फिनोलेक्स केबल, फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, उसके नीचे है माइक्रोमैक्स, मैनेजरियल रेम्युनरेशन के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसके नीचे है नेटवर्क 18, ठीक है, उसके नीचे आपका नेटवर्क 18 है निधि कंपनीज के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। SBI स्टैट्यूटरी ड्यूज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, LIC लोन रिपेमेंट पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इन्फोसिस IPO FPO टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया उस पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है,
फिनोलेक्स केबल फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, माइक्रोमैक्स मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, नेटवर्क 18 निधि कंपनीज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। 6+6 12 क्लॉज कवर हो गए। 6+6 इसमें आपके 12 क्लॉज कवर हो गए। देन बंदे ने शॉपिंग कर ली, इंटरव्यू दे रहा है, कुछ खाना पीना पड़ेगा। पहले आपको दिख रहा है ब्राउन कलर के छोटे छोटे से मीठे मीठे से किशमिश, उसको रेजिन्स बोलते हैं। फिर आपको दिख रहा है फ्रूट आपका पाइनएप्पल। फिर आपको दिख रहा है काजू बादाम, दैट इज नट्स। फिर आपको दिख रहा है गाजर, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स, पाइनएप्पल, नट्स, रेजिन्स, पाइनएप्पल, नट्स और कैरेट। रेजिन्स इज फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पाइनएप्पल इज फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज करना। नट्स इज फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन को सेक्शन 192 लगता है। और कैरेट इज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंटर में आईपीसी में बहुत डेप्थ में केसेस आने के चांसेस कम है। डेप्थ में केसेस आने के चांसेस कम है। ये शॉर्टकट हमको क्लॉज नंबर्स, ये एमसीक्यू में टारगेट हो सकता है, ट्रू फॉल्स में टारगेट हो सकता है। तो क्लॉज नंबर्स हमको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, ठीक है। कारो 2016, कारो 2016 पैराग्राफ नंबर 3, क्लॉज नंबर सो एंड सो रोमन में लिखेंगे आप, ठीक है। क्लॉज नंबर रोमन में लिखिए और बेटर। ठीक है, एग्जैक्टली लिखना चाहिए आपने क्लॉज नंबर। तो बिल्कुल इसका तो 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए, आधा मार्क भी नहीं कटना चाहिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन कारो 0.07 में, कारो 0.07 में पहला क्वेश्चन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में बताइए। तो पहला पॉइंट मैंने वहां पे मार्किंग करके रखी हुई है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सब पहला पॉइंट आपको बताना है कि क्या लिखा है इस पहले क्लॉज में। क्लॉज नंबर 1 में, क्लॉज नंबर 1 में तो फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स हमको कमेंट करना है, क्या मैनेजमेंट प्रॉपर फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, जिसमें सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, लोकेशन, सिचुएशन सब बताया होता है। लेकिन कमेंट उसके ऊपर नहीं है। दूसरा, क्लॉज नंबर 1 में जो दूसरा पार्ट है वो यहां पे रेलेवेंट है, वो हमको यहां पे बताना है। क्या कंपनी, क्लॉज नंबर 1 में 3 अलग अलग चीजें हैं, दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, आगे आने वाला है। क्लॉज नंबर 1 अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है, इस पर्टिकुलर इसमें उसके हमारा रिलेवेंट एक ही पॉइंट है। क्या कंपनी ने, क्या कंपनी ने फिक्स एसेट का, हमको कमेंट करना पड़ता है, वेदर कंपनी हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट, वेदर मैनेजमेंट हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। रीजनेबल मतलब एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम गैप होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी रीजनेबल। क्या कंपनी ने फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिफिकेशन करने के बाद में, ठीक है, क्या विजिट करने के बाद में जब उन्होंने कंपेयर किया फिक्स एसेट्स एज पर रिकॉर्ड्स एंड फिक्स एसेट्स एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकली, और अगर डिस्क्रिपेंसी निकली तो क्या उसे एडजस्ट किया गया। बहुत ही सिंपल है, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बोलते हैं, फिर बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी मिली क्या और उसका एडजस्टमेंट हुआ क्या। सिंपल सी बातें लोग बोलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन और उससे रिलेटेड बातें, ठीक है। ये पहले क्लॉज बताइए। क्लॉज बताने के बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी तरीके से पूरी कंपनी मैनेजमेंट चलाती है, कंपनी पूरी मैनेजमेंट चलाती है, उनके कंट्रोल में पूरी कंपनी है, करेक्ट। फिक्स एसेट्स उन्हीं के हैं, ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।
It is management's responsibility to conduct physical verification of fixed assets within reasonable interval of time. अगर साल में एक बार करवाते हैं तो उसको डेफिनेटली रीजनेबल मतलब एक्सेप्टेबल इंटरवल ऑफ टाइम, हर साल अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं, इट इज, ठीक है, इट इज रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग बोलेंगे. इनफैक्ट गाइडेंस नोट में तो ऐसा लिखा है, अगर आप इसको 3 साल तक भी लेके जाते हो, अगर बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है फिजिकल वेरिफिकेशन में, हर साल करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप 3 साल में एक बार कराते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन ऐसे केस में आपको कारो रिपोर्ट बनती है जो मेन ऑडिट रिपोर्ट के नीचे अटैच की जाती है. कारो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल है एंड इट इज वंस इन 2 years, या फिर जो भी है वंस इन 3 years, 3 साल तक वो भी चलता है. ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन 3 year इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. लेकिन 1 के ऊपर जाओगे तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. इट इज रीजनेबल बट इट इज वंस इन 2 year, इट इज रीजनेबल बट इज वंस इन 3 years. रिपोर्ट में बताना पड़ेगा. पूरी तरीके से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है, अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना और देखना फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर हुआ क्या. नहीं है फिजिबल तो रिकॉर्ड्स देखना, इंस्पेक्शन करना रिकॉर्ड्स का कि फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कंडक्ट किया गया, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन को बहुत ही सिस्टमैटिकली अच्छे से कंडक्ट किया गया क्या. ठीक है, अच्छे से मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने काउंटिंग की वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर पूरा प्रोडक्शन रोक करके सिस्टमैटिकली उन्होंने काउंटिंग की, लिखा हुआ काउंटिंग शीट में कितनी क्वांटिटी, हर चीज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. इज इट एक्सेप्टेबल? करेक्ट, मेथड एक्सेप्टेबल है क्या? रीजनेबलनेस भी, इज इट एक्सेप्टेबल? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एसेट. अगर बहुत ज्यादा एसेट्स है, बहुत ज्यादा लंबे फैले हुए हैं, करेक्ट, और तो हो सकता है हम हर साल नहीं करवाए, साल में एक, ठीक है, 2 साल में एक बार कराया, 3 साल में एक बार कराए, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है जाके देखना कि कंपनी के लोग अपनी जिम्मेदारी को बराबर निभा रहे क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन को अच्छे से करवा रहे हैं क्या, आर दे कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपरली, क्या उनका मेथड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर है, और उनका जो इंटरवल है वो भी रीजनेबल है ना. 1 साल तो डेफिनेटली इट्स गुड, 3 साल तक भी चलता है. ठीक है, फिर यह भी देखना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स और एक्चुअल रिकॉर्ड्स के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या, और डिस्क्रिपेंसी है तो क्या उसे एडजस्ट किया गया. तो बहुत सिंपल सा, पहले क्लॉज समझाना है, फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझानी है, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी समझानी है. आंसर खत्म. क्लॉज समझा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनको करना है फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर की जिम्मेदारी है देखना है फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ना अच्छे से, मेथड सही थी ना, ठीक है, और कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या आखिरी में. अब ये बहुत ही आसान से, ठीक है, देखिए हमने रिसेंट एमटीपी आरटीपी, इस पूरे क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन हमने हमारे मन से नहीं डाला है. इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक इतना लंबा चौड़ा है. इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है वो अपने आप में इतना बड़ा कलेक्शन है. ठीक है, अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा कलेक्शन है, वो इतना ज्यादा बड़ा कलेक्शन है इंस्टीट्यूट का अपने आप में कि हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, करे ही नहीं. तो पहला उन्होंने हमको बोला है मई 17 के आरटीपी में, नवंबर 17 के आरटीपी में क्लॉज 1 और 2 की थ्योरी बताइए. तो ठीक है भाई, बता देंगे, बहुत ही आसान है. क्लॉज नंबर 1 पहले कमेंट करना पड़ता है, क्या कंपनी प्रॉपर फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, आर दे मेंटेनिंग प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हो.
इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन लोकेशन ऑफ द एसेट भी दिया है। क्या प्रॉपर फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्या? जो लोग प्रॉपर फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके फिक्स एसेट्स, मतलब वो लोग फिक्स एसेट्स के प्रति बहुत सीरियस है, उनके फिक्स एसेट्स सेफ और सिक्योर रहेंगे। तो ये लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्या? फिर क्या ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम? डिफरेंस मिलने पे फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या उसको प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं क्या? तीसरा और चौथा पॉइंट, क्या टाइटल डीड्स ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंपनी के ही नाम पर है ना? मतलब जितने भी बैलेंस शीट पे जितने भी फिक्स एसेट्स, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, वो कंपनी के ही नाम पर है ना? कभी कभी कंपनी के नाम पर नहीं होते। कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटर इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, एमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर में ऐसा बहुत बार होता है कि एसेट्स तो हमारे ही है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, हमारा राइट है, लेकिन अभी भी लीगली ट्रांसफर होना बाकी है। लीगल जो फॉर्मेलिटीज है ट्रांसफर की, वो होना बाकी है। क्या कोई ऐसा एसेट है, क्या कोई ऐसा इमूवेबल एसेट है क्या? मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है क्या? है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, ऐसे कितने एसेट्स हैं और उसकी बुक वैल्यू कितनी है। तो सिंपल 4 बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है। पहले प्रॉपर फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं ना, डिस्क्रिपेंसी को एडजस्ट करते हैं ना, और टाइटल डीड्स किसकी? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर है ना? नहीं है तो डिटेल्स। इन्वेंट्री में सिर्फ 2 बातें, फिक्स एसेट में 4 बातें, इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 बातें। पहली बात बतानी पड़ती है, ठीक है, इन्वेंट्री में हमको पहली बात बतानी पड़ती है, फर्स्ट थिंग, एकदम सिंपल, फर्स्ट चीज हमको बतानी पड़ती है इन्वेंट्री में, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है ना? डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है ना? और यहां पे सिर्फ एक ही साल अलाउड है, एक ही साल। एक साल में एक बार तो होना ही चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा टाइम गैप है तो फिर उसको हम लोग रीजनेबल नहीं मानेंगे। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल, ठीक है। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या रिकॉर्ड्स के अंदर? इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड एक्चुअल इन्वेंट्री? क्या इसके बीच में कोई मिसमैच है क्या? वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कारो पॉइंट 11 है, क्वेश्चन उसमें फिक्स एसेट के बारे में बोला है, इट्स अ मियर रिपीटेशन। स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में कितनी बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है? 3। पहला, क्या कंपनी पीरियोडिकली पेएबल स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो हमको रेगुलरली हर महीने, हर क्वार्टर, 6 महीने, साल पीरियोडिकली पे करना पड़ता है, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द गवर्नमेंट? क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करते हैं? सभी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, इसमें सभी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर होते हैं, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड भी इसमें कवर होता है। क्या कंपनी रेगुलरली गवर्नमेंट को स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कर रही है? आर दे रेगुलरली पेइंग इट? पहला कमेंट। दूसरा, क्या, ठीक है, उसमें और ऐड करने हो, क्या कंपनी रेगुलरली अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनडिस्प्यूटेड जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना? ठीक है। फिर दूसरा, क्या कोई अनडिस्प्यूटेड, सेकंड पॉइंट भी क्या कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है which is outstanding for more than 6 months as on balance sheet date? क्या कंपनी ने ऐसा कोई पेमेंट है, कोई अनडिस्प्यूटेड पेमेंट है जो पे नहीं किया है फॉर मोर देन 6 मंथ एज ऑन बैलेंस शीट डेट? मतलब उसके ड्यू डेट से बैलेंस शीट डेट तक 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, नॉट एज ऑन साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। क्या 6 महीने से ज्यादा, क्या कोई ऐसा अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है विच इज अनपेड, विच इज नॉट पेड फॉर मोर देन 6 मंथ एज ऑन बैलेंस शीट डेट? 6 महीने से ज्यादा हो गए, पे नहीं किया। तीसरा, ठीक है, क्या कोई कंपनी में ऐसा क्या स्टैट्यूटरी ड्यूज में ऐसा कोई डिस्प्यूट है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी के साथ जिसमें अभी तक, ठीक है,
स्टैट्यूटरी ड्यू को डिपॉजिट नहीं किया गया है, क्या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें अभी तक कंपनी ने पैसे पे नहीं किए हैं, दे हैव नॉट पेड, क्या ऐसा है क्या, उसके डिटेल देने पड़ते हैं। बहुत खास, पहले क्या रेगुलरली हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं क्या, उसके बारे में बताना है। दूसरा, अनपेड अमाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ एज ऑन बैलेंस डेट, पे नहीं हुआ। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है, हमको डिस्प्यूट के बारे में बताना है, ओनली इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड। ये ध्यान रखना, ओनली इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कर चुके हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ शब्दों में, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहां पे डिस्प्यूट के बारे में ऐसे ही बता दूं कि एक लाइन लिखिए वहां पे। अगर डिस्प्यूट की बात करता हूं मैं, गवर्नमेंट का शो कॉज नोटिस आता है, एक नोटिस आता है, इज इट डिस्प्यूट? नो, शो कॉज नोटिस है, जो इंफॉर्मेशन मांगी बता देंगे, इट इज नॉट डिस्प्यूट, ठीक है। फिर उनका डिमांड ऑर्डर आता है, इतना टैक्स चाहिए, हम उनको पूछते हैं कि कौन से सेक्शन में आपने टैक्स लगाया, उनका जवाब आता है, इज इट डिस्प्यूट? नहीं, डिमांड ऑर्डर नहीं, इज नॉट डिस्प्यूट। हमने उनसे क्वेश्चन पूछा, इज इट डिस्प्यूट? नो, इट इज नॉट डिस्प्यूट। हम बोलते हैं हम पे नहीं करेंगे, वी विल नॉट पे इट, हम पे नहीं करेंगे, हम अपील कर रहे हैं ऑर्डर के अगेंस्ट, इज इट डिस्प्यूट? यस, फिर वो डिस्प्यूट हो जाता है। सिर्फ सिंपल करस्पॉन्डेंस होते रहना उसको डिस्प्यूट नहीं बोलते। जब हम उनको अग्री नहीं करते, उनको मानते नहीं है, उसको हम बोलेंगे डिस्प्यूट, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से एप्लीकेबिलिटी देखा हम लोगों ने, वी हैव सीन एप्लीकेबिलिटी, हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी देखा, एप्लीकेबिलिटी के बाद में हम लोगों ने कैसे याद रखना चीजों को वो देखा, और अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते जा रहे हैं। कोई भी डाउट होगा आप उस लिंक पे डालते जाइए, कीप पुटिंग इट, आप उस पे डालते जाइए। जो भी डाउट है वहां पे आप डाल सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कारो डॉट, कॉन्सेप्ट नंबर है .17, कारो .17 पे आइए, वहां पे बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, क्लॉज नंबर 7, मतलब 6 वेबसाइट और फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज वो हम लोग कर चुके हैं। क्लॉज नंबर 8, एसबीआई के नीचे था LIC लोन रीपेमेंट, जो लोग डिफॉल्टर्स है उनको एक्सपोज करना जरूरी है, जो लोग डिफॉल्टर्स है, जो लोग डिफॉल्टर्स है उनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए यहां पे हमारे पास में LIC क्लॉज है, लोन रीपेमेंट, हमको रिपोर्ट करना है क्या कंपनी ने, हमको रिपोर्ट करना है क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, क्या कंपनी डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन। किसको? सबसे बड़ा आदमी, मैं ऐसे सबसे बड़ा आदमी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का लोन रीपे नहीं किया, कि देयर वेदर दिस डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट, उससे छोटा टू बैंक्स, उससे छोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या कोई डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं, ओनली गवर्नमेंट, क्या कोई डिफॉल्ट है, ठीक है, क्या कोई डिफॉल्ट है, क्या कोई डिफॉल्ट है, वेदर देयर इज अ डिफॉल्ट, वेदर देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द, वेदर देयर इज अ डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से छोटा बैंक्स, बैंक से छोटा फाइनेंशियल, बैंक से छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिफॉल्ट है क्या वो हमको बताना है, ठीक है, वी हैव टू टेल दैट, नंबर 1। और रीपेमेंट ऑफ लोन है सिर्फ, मतलब प्रिंसिपल का डिफॉल्ट है तो ही बताना है, इंटरेस्ट पे नहीं क्या चलता है, प्रिंसिपल का डिफॉल्ट, रीपेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल का होता है, प्रिंसिपल का डिफॉल्ट है वही बताना है, ठीक है। वैसे इतने गहराई में पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं क्या अभी उमड़ उमड़ के आता है नॉलेज, कितना रोक लूंगा, कितना रोक लूंगा भाई, कितना रोक लेगा आदमी, करेक्ट। तो क्या कोई
डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से छोटे फाइनेंस बैंक्स, बैंक से छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और क्या डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट, क्या डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स भी है साहब, ध्यान देना, बच्चे भूल जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स। लोन रिपेमेंट 3 लोगों को और पेमेंट ऑफ ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर में दोनों कवर है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दोनों में से किसी का भी डिफॉल्ट हुआ तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिफॉल्ट होता है तो हमको बताना पड़ेगा, अगर डिफॉल्ट होता है तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई कितने साल से डिफॉल्ट है, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, कितने समय से डिफॉल्ट है, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा 6 महीने से 2 लाख नहीं पे किया, 3 महीने से इतना पे नहीं किया, 2 साल से इतना पे नहीं किया, कितना डिफॉल्ट है वो आपको, कितने समय से डिफॉल्ट चल रहा है, कितना डिफॉल्ट है, और लेंडर वाइज आपको डिटेल्स भी देने हैं, ये भी खास है। ओके, देन क्लॉज नंबर 8 एंड 10। 8 अभी हम लोग डिस्कस करके आए। ठीक है, May 19 मॉक टेस्ट पेपर, May 18 मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। क्लॉज नंबर 10 फ्रॉड के ऊपर है, आगे और डिटेल में आने वाला है। क्लॉज नंबर 10 फ्रॉड के ऊपर है। फ्रॉड के ऊपर हमको क्या बताना पड़ता है, बहुत सिंपल सी बात बतानी पड़ती है फ्रॉड के ऊपर। वी हैव टू रिपोर्ट, हमको इस क्लॉज में फ्रॉड बताने हैं। कौन से फ्रॉड बताने हैं, 2 फ्रॉड बताने हैं। फ्रॉड्स बाय ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑन दी कंपनी, ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कंपनी को बचाना फ्रॉड से, उन्होंने ही फ्रॉड कर डाला। फ्रॉड्स बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ दी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑन दी कंपनी, ये फ्रॉड रिपोर्ट करने। मतलब सप्लायर फ्रॉड करेगा हमारे साथ, रिपोर्ट नहीं होगा। कस्टमर फ्रॉड करेगा, रिपोर्ट नहीं होगा। अगर कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय फ्रॉड करेंगे, रिपोर्ट होगा। और दूसरा फ्रॉड्स बाय कंपनी ऑन अदर्स, कंपनी अगर दूसरों के साथ फ्रॉड करती तो वो भी। ऑल द फ्रॉड्स विच आर नोटिस्ड, जो हम खुद नोटिस करें। ठीक है, ऑल द फ्रॉड्स विच आर नोटिस्ड, हम खुद नोटिस करें या फिर हमको रिपोर्ट किया गया हो। ऑल द फ्रॉड विच आर नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड। साल भर में जितने भी फ्रॉड्स नोटिस्ड है या रिपोर्ट है, हम खुद नोटिस कर सकते हैं, हमको रिपोर्ट कर सकते हैं। हम सभी लोगों से पूछ लेंगे, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, ऑफिसर, सबसे पूछेंगे आपको कोई फ्रॉड नोटिस किया, आपने किसी ने आपको रिपोर्ट किया, वो बताइए। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों से ही पूछेंगे क्या उनको नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कोई फ्रॉड, उनको कोई रिपोर्ट हुआ, वो भी। हम नोटिस करें, हमको रिपोर्ट हो, या कोई कंपनी का मैनेजमेंट है वो नोटिस करे, उनको रिपोर्ट हो, जो फ्रॉड हो चुके कंफर्म, उनके बारे में बताना पड़ता है। तो 2 तरह के फ्रॉड है, फ्रॉड बाय ऑफिसर एम्प्लॉइज ऑन दी कंपनी एंड फ्रॉड बाय कंपनी ऑन अदर। कंफर्म्ड फ्रॉड होने चाहिए, या तो हमने नोटिस किए हमको रिपोर्ट हुए, या किसी और ने नोटिस किए किसी और को रिपोर्ट किए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉड की डिटेल आपको बातें बतानी पड़ेगी कि फ्रॉड हुआ है, उसका नेचर और अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। फिर उसके नीचे आप आइए, May 19 मॉक टेस्ट पेपर 18 एग्जाम्स में भी है। Caro.25 कॉन्सेप्ट नंबर है, Caro.25। प्राइवेट प्लेसमेंट, 2 बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अगर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अगर हम लोग पैसा, ठीक है, अगर हम लोग पैसा लेते हैं तो पहला हमको बताना है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 लगता है, तो क्या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 कंप्लाई किया गया? क्या सेक्शन 42 को कंप्लाई किया गया? एंड वेदर मनी इज यूज फॉर प्रॉपर पर्पस। 2 बातें बतानी पड़ती है, क्या पैसे को प्रॉपर पर्पस जिसके लिए हमने सोचा था उसके लिए यूज किया है क्या? बहुत सिंपल सी 2 बातें। प्राइवेट प्लेसमेंट, पाइनएप्पल 6 + 6 12, 13 14 14 नंबर क्लॉज है। और क्लॉज नंबर 9
क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 9 अगर आपको रिकॉल करना है, 6 7 नंबर पे स्टैच्यू एसबीआई, 8 नंबर पे एलआईसी, 9 नंबर पे इंफोसिस। आईपीओ एफपीओ, क्या आईपीओ एफपीओ, क्या आईपीओ एफपीओ टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया क्या? आईपीओ एफपीओ आपने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, इक्विटी शेयर्स का हो, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स का हो, प्रेफरेंस शेयर्स का हो, या डिबेंचर होल्डर्स का हो, डिबेंचर डेट्स का हो, कोई भी आईपीओ एफपीओ हो, क्या उसका पैसा प्रॉपर पर्पस जैसे प्रोस्पेक्टस में लिखा था उस पर्पस के लिए यूज किया है ना? और टर्म लोन्स, टर्म लोन्स मतलब जिसका टेन्योर 36 महीने से ज्यादा है, उसको भी प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया है ना? ठीक है, टर्म लोन ही कवर्ड है, शॉर्ट टर्म लोन कवर्ड यहां पे नहीं है। ठीक है, फिर ये कारो.27 है, मई 18 के आरटीपी में भी है, नवंबर 19 की आरटीपी में भी है, लंबा चौड़ा आंसर है। स्कोप ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरी अंडर क्लॉज 10, क्लॉज 10 के अंदर स्कोप ऑफ इंक्वायरी बताइए। ठीक है, तो लगभग 1.75 पेज का, 1.75 पेज का आंसर है। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने इसका सिंपल सा करेक्ट एक छोटा सा समरी बनाया है, छोटा सा समरी बनाया है। यही हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स को ध्यान रखते हुए समरी बनाया। वो समरी हम लोग देखिए एक्स्ट्रा नोट्स पे आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। देखिए कारो.27 के नाम से, तो पहले आप क्लॉज नंबर 10 समझा दीजिए, आप क्लॉज नंबर 10 को समझा दीजिए, सिंपली एक्सप्लेन क्लॉज नंबर 10। ठीक है, क्लॉज नंबर 10 को समझा दीजिए। अभी हम लोग क्लॉज नंबर 10 पढ़ के आए। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर एक एक करके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, मतलब मैं एक समरी वहां पे बता रहा हूं क्योंकि समरी हम लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा आता है कि भाई फ्रॉड के अंदर, ठीक है, कारो में फ्रॉड के क्लॉज में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, पहले क्लॉज नंबर 10 उसमें 2 तरह के फ्रॉड्स आते हैं, वो समझा दीजिए, नंबर 1। दूसरा, फिर आप ऑडिट प्रोसीजर्स टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर क्लॉज 10, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट करिए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनसे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, इनसे जाके आप बात करिए, बैठिए आराम से पूछिए, क्या साल भर में, क्या साल भर में कोई भी फ्रॉड आपने नोटिस किया क्या? कोई भी फ्रॉड आपने नोटिस किया क्या? कोई भी फ्रॉड, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग साल भर में कभी भी किसी भी महीने में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने कोई भी फ्रॉड नोटिस किया क्या, या फिर आपको रिपोर्ट किया गया क्या, उसके बारे में हमको डिटेल्स दीजिए। सबसे आगे पूछेंगे, सर वो क्यों बताएंगे, झूठ बोलेंगे तो? यही एक तरीका थोड़ी है, और भी तरीका है। तो पहले पूछताछ आराम से बैठ के, और सब लोग बुरे थोड़ी होते, सब लोग खराब थोड़ी होते। तो शुरुआत पहले जाके उनसे पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, अच्छे लोग होंगे बता देंगे, हो सकता है कुछ छुपा है भी, तो पहले उनसे पूछो। फिर इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर है उनसे जाके बात करो। इंटरनल ऑडिटर को बोलो तेरी आपकी रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट के अंदर फ्रॉड के बारे में कुछ बोला है क्या? आपने साल भर में कोई भी फ्रॉड नोटिस किया, आपको किसी ने रिपोर्ट किया क्या? आपको फ्रॉड की कोई भी जानकारी है? इंटरनल ऑडिटर बहुत मेहनत करता है, बहुत चेकिंग करता है, सिस्टम्स को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाता है, उससे आगे बात करो। इंटरनल ऑडिट करते हो कुछ पता चला क्या, रिपोर्ट में आपने कुछ लिखा हुआ है क्या? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पहले क्लॉज बताना, फिर इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, रीड रिपोर्ट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, फिर डिस्कशन, आपस में बैठ के डिस्कशन करिए। देखिए सबको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी अनयूजुअल मिल रहा है क्या, कुछ भी अनयूजुअल मिल रहा है क्या, रेशियोज अनयूजुअल मिल रहा है मतलब फ्रॉड हुआ है सकता, इट्स अ इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। आपस में बैठ के जितने भी अनयूजुअल चीजें डिस्कस करिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन सबको पता है वो कंट्रीब्यूट करिए, देखिए उसकी मदद से कोई फ्रॉड मिल रहा है क्या। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर मांगे। सब कुछ करने के बाद जब मन में थोड़ा भी डाउट रह जाता है और
सारे सबूत मिलने के बाद में, तो और सिर्फ एक सपोर्टिंग एविडेंस रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि भाई हमने आपको सभी फ्रॉड्स के बारे में बताया, जितने हमने नोटिस किए, जितने हमको रिपोर्ट किए गए, हमारे पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते। सारी प्रोसेस करने के बाद, सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद, जब मन में थोड़ा सा और डाउट रहता है, तो वो डाउट को कवर करने के लिए हम ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इसको मिसयूज नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के भरोसे हम नहीं चल सकते। ठीक है, पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी, फिर इंटरनेटर से इंक्वायरी, फिर आपस में डिस्कशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और इसको सब्सटीट्यूट नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेटेड। Scope of inquiry restricted to frauds noticed or reported. We cannot take responsibility all frauds. देखिए, कंपनी के सारे फ्रॉड रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वी आर नॉट रिपोर्टिंग ऑल द फ्रॉड, देयर कैन बी मेनी फ्रॉड्स। वी आर रिपोर्टिंग ओनली दोज फ्रॉड्स या जो हमने या कंपनी के लोगों ने किसी ने नोटिस किए थे या रिपोर्ट किए थे। ओनली नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड, दैट्स इट। सभी फ्रॉड्स की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। जो हमने नोटिस या रिपोर्ट किए बस उतने ही बता रहे हैं, उतने ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, 143(12) में फ्रॉड के बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है और यहां पे कारो रिपोर्ट में बताना पड़ता है। क्या फर्क है? 143(12) में रीजन टू बिलीव, अगर सिर्फ रीजन टू बिलीव भी है, सस्पेक्ट भी है, शक भी है, तो रिपोर्टिंग कर देते। यहां पे ऐसा नहीं, कंफर्म होने के बाद ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, बट इन क्लॉज नंबर 10 ओनली नोटिस्ड और रिपोर्टेड एक्चुअल फ्रॉड्स, जो फ्रॉड हो चुके हैं बस वो करना पड़ेगा। Even if fraud reporting is done under CARO, reporting may be required in audit report also if financial statements are misstated. मतलब कारो में तो रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिस्टेड है, उसमें भी गलती है, तो मेन ऑडिट रिपोर्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करनी पड़ेगी हमको रिपोर्ट। देखो, तो लंबा चौड़ा 2 पेज का आंसर था, उसकी समरी मैंने बना के दी। पहले क्लॉज बताइए, पहले क्लॉज बताइए, फिर मैनेजमेंट से बात करेंगे, उनसे छोटे इंटरनल ऑडिटर से बात करेंगे, फिर मेंबर्स से हम लोग डिस्कस करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सोचेंगे, फिर बाद में लिखा है। ठीक है, ये फ्रॉड्स केयरफुली, सिर्फ जितने फ्रॉड नोटिस या रिपोर्टेड है, यहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में नहीं होता, सिर्फ नोटिस और रिपोर्टेड फ्रॉड के बारे में रहता है। ठीक है, लेकिन 143(12) में सस्पेक्टेड फ्रॉड भी चलते हैं और कभी कभी कारो रिपोर्ट में तो लिखना ही पड़ता है, साथ में मेन रिपोर्ट में लिखना पड़ता है अगर इफेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेड। देखिए, बहुत सारी चीजें हमको कवर करनी है, समय हमारे पास में कम रहता है। हम लोगों ने कारो की एप्लीकेबिलिटी देखी, कारो की एप्लीकेबिलिटी देखी, एप्लीकेबिलिटी के बाद क्लॉज के लिए हमने शॉर्टकट देखा, क्लॉजेस के डिटेल्स देखे, और हमारा पूरा फोकस इसी पे है। हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पे है कि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस पूछे, जो टारगेट किया है, उतना हम कवर करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये फास्ट ट्रैक नहीं है, मतलब फास्ट ट्रैक बैच नहीं। हमारा फास्ट ट्रैक बैच अलग होता है, फॉर 45 आवर्स, 60 आवर्स भी नहीं, मैंने सुबह गलती 65 बोल दिया था। 45 आवर्स का हमारा फास्ट ट्रैक बैच होता है। नाउ कम टू कंपनी ऑडिट 2, जिसको हम कंपनी अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। कंपनी ऑडिट 2 is from section 128 to 138, section 128 to 138। ठीक है, नाउ वहां पे कंपनी अकाउंट 01, वहां पे उन्हें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करता है, तो सबसे पहले उन्होंने समझा है व्हाट डू मीन बाय बुक्स एंड पेपर्स या बुक्स और प्रॉपर्स। बहुत सारी चीजें आती है, लाइन से लिस्ट देखो मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट से डीड्स है वो आते हैं बुक्स एंड पेपर्स या और पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डीड्स, उसे छोटे बोर्ड के जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वो। फिर बीओ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें प्राइमरी बुक्स आती है, पहले एंट्री करते हैं, फिर सेकेंडरी बुक्स आती है, लेजर आता है। ठीक है, ये उसमें आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फिर और थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, एम्प्लॉय के रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय रजिस्टर इज मेंटेन, प्रोडक्शन रजिस्टर इज मेंटेन, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं। फिर वाउचर्स, अकाउंटिंग एंट्री को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसकी मदद से हम एंट्री को वाउच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वाउचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो।
इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, एनालिसिस जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है या राइटिंग्स कुछ लिखा है, ये सब कुछ बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स और पेपर्स दोनों में आते हैं। सबसे बड़ी आपकी लीगल डीड्स, उससे छोटे आपके बोर्ड मिनट्स, उससे छोटे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उससे छोटे आपके रजिस्टर्स, फिर आपके वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये फिजिकल भी पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वो रिकॉर्ड्स जिसमें क्या कवर्ड है, कंपनी, जिसमें सारी रिसीट्स और पेमेंट्स है, पैसा कहां से आया, पैसा कहां से गया, मतलब कैश बुक, बैंक बुक, पैसा कहां से, ऑल द मनी रिसीव्ड एंड पेड, कैश बुक, बैंक बुक। पैसा सबसे ज्यादा आता कहां से? सेल से। जाता कहां पे? परचेस, इसलिए सेल्स बुक, परचेस बुक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे रिसीट पेमेंट्स की डिटेल्स दिखनी चाहिए, कैश बुक, बैंक बुक। सारे सेल परचेस की डिटेल दिखनी चाहिए, सेल्स रजिस्टर्स, परचेस रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आखिरी में क्या बचते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी। सारे एसेट लायबिलिटी के रिकॉर्ड दिखने चाहिए, मतलब आपको सेकेंडरी बुक्स भी मेंटेन करनी। पहले प्राइमरी बुक्स की बातें आ गई, सेकेंडरी बुक्स की बातें आ गई, फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है इफ इट गेट्स एप्लीकेबल। अगर वो एप्लीकेबल होता है तो ही मेंटेन करना है, नहीं तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो कंपनी अकाउंट्स में सेक्शन 128 में देखो, बहुत आपको आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन कहीं इसी में गेम ना हो जाए। मे 19 आरटीपी में मतलब पूछा है, बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स और पेपर्स, बड़ी बड़ी बातें पढ़ के गए, और एक जो सिंपल चीज थी, जो एकदम सिंपल चीज थी वो हमको आई नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, नाउ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, क्या हम लोग मे 17 आरटीपी, 18 आरटीपी, नवंबर 18 एग्जाम, मे 19 आरटीपी, करेक्ट? इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। कैन वी कीप इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? क्या इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है क्या? तो ठीक है, देखिए, एक्स्ट्रा नोट्स रेफर करिए, लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा नोट्स पे अगर आप आएंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, ठीक है, पूरी की पूरी चीज कवर्ड है। यस, यस, सेक्शन 128 और उसके रूल्स अलाउ करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इसको रखना पूरी तरीके से अलाउड है, इट इज अलाउड। क्या शर्त है? लेट्स सी वन बाय वन। शर्त क्या है? जितना भी डेटा है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट, जितना भी डेटा है, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बना था, जिस फॉर्मेट में वाउचर बना था, जिस फॉर्मेट में प्राइमरी बुक्स बने थे, जिस फॉर्मेट में सेकेंडरी बुक्स बने थे, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, एग्जैक्टली वैसा का वैसा, एज इट इज, उसको आप स्कैन कर लो, उसको आप फोटो ले लो, एज इट इज उसी, या फिर उसको वैसा का वैसा सिस्टम में दिखना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई थी, रिसीव की गई थी, सेंड की गई थी, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में उसको सेव करना है। या फिर फॉर्मेट चेंज करना अलाउड है, ठीक है, इट शुड बी कंप्लीट, पूरी उनपे कंप्लीट और एक्यूरेट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अनअल्टर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू जिस तरीके से बना था, जिस तरीके से बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, सेंड किया गया था, रिसीव किया गया था। इट शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, अनअल्टर्ड होना चाहिए, एज पूरी उसमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कंप्लीट, एक्यूरेट, अनअल्टर्ड। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है कि भाई इसमें एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट और अनअल्टर्ड। ब्रांचेस भी इसमें कवर्ड है। ब्रांचेस से जो इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन भी एज इट इज रखो, या फिर ठीक है, थोड़ा चेंज कर सकते फॉर्मेट, एक्यूरेट, कंप्लीट और अनअल्टर्ड। मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चेंजेस अनअल्टर्ड, ठीक है, कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं रहेंगे। जो इंफॉर्मेशन आई थी वैसी की वैसी होनी चाहिए। इस पॉइंट क्लियर? और फिर खास बात है,
इट शुड बी लेजिबल, आसानी से पढ़ते, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करें लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, रीडेबल। इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ताकि उसको यूज कर सके, कंपनी इंडिया में है तो यूज कर सके। इट शुड बी लेजिबल, लेजिबल होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। बैकअप सर्वर जो है, आप बैकअप लीजिए पूरे डेटा का, आप रखिए कहीं पर भी पूरी दुनिया में, लेकिन जो बैकअप होगा, बैकअप सर्वर इंडिया में ही रखना पड़ेगा। आपको जो बैकअप सर्वर है, ठीक है, आपको जो बैकअप सर्वर है वो इंडिया में ही रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप इन इंडिया ओनली, ठीक है। क्या आप क्लाउड पे रख सकते हैं? यस, क्लाउड पे रख सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट से वन ड्राइव सर्विस ले रहे, गूगल ड्राइव की सर्विस ले रहे, ड्रॉप बॉक्स से सर्विस ले रहे, उसका नाम बताइए। अगर कोई आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस बताइए। क्लाउड एड्रेस है, उन्होंने कोई साइट कोई लिंक दी है तो वो बताइए। फिजिकल लोकेशन इफ एनी, अगर उनका कोई फिजिकल ऑफिस अगर है जिसके बारे में बोल रहे हैं तो बताइए, नहीं तो वो बताने कौन है, उसका आईपी एड्रेस, उसका क्लाउड एड्रेस, फिजिकल लोकेशन इफ एनी, सर्विस प्रोवाइडर के डिटेल्स होने चाहिए। और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉर स्टोरिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डेटा, रिट्रीविंग इलेक्ट्रॉनिक, किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से रिट्रीव होगा, किस तरीके से प्रिंट होगा, पूरी पॉलिसी ऑडिट कमेटी ने बनानी चाहिए। ऑडिट कमेटी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई डिलीशन नहीं होगा, कोई डिलीशन नहीं होगा अनलेस परमिटेड बाय लॉ। नो डिलीशन अनलेस परमिटेड बाय लॉ। कितनी तो इंफॉर्मेशन लगती है, कितनी तो इंफॉर्मेशन लगती है, ठीक है। ये डायग्राम से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, ऑब्टेन की है, रिसीव की है, भेजी है, सेम फॉर्मेट या फिर कंप्लीट, एक्यूरेट, अनल्ट्रेशन, नो चेंजेस, इवन ब्रांच को भी एप्लीकेबल है। लेजिबल होना चाहिए, इंडिया से एक्सेसिबल होना चाहिए, फिजिकल उसका जो बैकअप है वो इंडिया में रहना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर के सारे डिटेल्स दे दो और प्रॉपर सिस्टम बनाइए डेटा को स्टोर करने की, एक्सेस करने की, रिट्रीव लेने करने की, प्रिंट आउट निकालने की, पूरी सिस्टम बनाइए। ऑडिट कमेटी बनाएगी, ऑडिट कमेटी ने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। और कभी डिलीट नहीं करना अनलेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अनलेस परमिट बाय लॉ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, लिटरली स्पीकिंग अनलिमिटेड है, इसको डिलीट करना ही नहीं है। ये डायग्राम से चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। देखो वहां पे लिखा है और कॉन्सेप्ट नंबर मैच होगा, रेफर एक्स्ट्रा नोट्स बोला हुआ है। नहीं तो इतनी थ्योरी थी यहाँ पे, इतनी थ्योरी थी, वो थ्योरी को फटाफट हम लोगों ने एक डायग्राम में कवर कर लिया, ठीक है। फिर आइए, ठीक है, 25 नंबर पे, 25 नंबर पे आइए। देखिए हमारा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है हम लोगों ने 2 घंटे का रखा है, और जो आखिरी पार्ट है वो 1 घंटे का। पहला पार्ट 2 घंटे का और जो आखिरी पार्ट है वो 1 घंटे का हम लोग रखेंगे, और बीच में बराबर ब्रेक है। चिंता मत करिए, बराबर आपको सही समय पे ब्रेक मिल जाएगा। मुझे पता है कि आप ब्रेक चाहिए, बराबर 9 बजे के पहले मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, पूरे पूरे आधे घंटे का ब्रेक। आई विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ कंप्लीट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का पूरा ब्रेक देने वाला हूं। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, शांति से पढ़िए एकदम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेंगे एज पर सेक्शन 134(1)(2) के हिसाब से? हु इज गोइंग टू साइन, कौन साइन करेंगे, ठीक है। 134(1) देखिए बहुत आसान। आप एक्स्ट्रा नोट्स पे आइए, एक्स्ट्रा नोट्स पे आपको मिलेगा क्या लिखा है, एकदम सिंपल बात है। जो कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको साइन करना, ऑथेंटिकेट, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। कैसे? पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव। उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, उसको अप्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर उसको कंसिडर करके अप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना पड़ेगा साहब। स्टेप नंबर 1, पहले इनको अप्रूव करना पड़ेगा। फिर अप्रूव करने के बाद
साइन करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड। कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन, इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चेयरपर्सन साइन करेगा, चेयरपर्सन विल साइन। और डायरेक्टर साइन करेंगे एंड वन ऑफ देम शुड बी एमडी। या तो जो कंपनी के चेयरपर्सन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते तो वो साइन करेंगे, या फिर दो डायरेक्टर साइन करेंगे अगर वो अप्रूव नहीं करते। जनरली चेयरपर्सन को ही अप्रूव कर देते, अगर वो नहीं तो कम से कम दो डायरेक्टर साइन करेंगे और वन ऑफ देम शुड बी एमडी। तीसरा, सीईओ साइन करेगा इफ डायरेक्टर, अगर सीईओ साइन करेगा ओनली इफ ही हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर, तभी वो साइन करेगा। सीएफओ को साइन करना ही करना है भैया, तेरी जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंपनी सेक्रेटरी को भी साइन करना है। तो चार लोग, या तो चेयरपर्सन या उसके बिहाफ में दो डायरेक्टर्स और उसमें से एक एमडी होना चाहिए। ठीक है, एमडी होना चाहिए। फिर सीईओ, तीन सी लाइन से सीईओ, अगर डायरेक्टर है तो सीएफओ और सीएस। और ऑडिटर की रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये सेक्शन 134(1) एंड सेक्शन 134(2) में ये बात लिखी है ऑथेंटिकेशन की भैया इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, इसको ठीक है, इस पे कितने लोग साइन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, अप्रूव कैसे किया जाएगा, उसके बारे में पहले बोर्ड का अप्रूवल, फिर सिग्नेचर्स, फिर ऑडिट रिपोर्ट अटैच करो, हो गए ऑथेंटिकेट। 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा? 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर शुड साइन। ठीक है, फिर एक सिंपल ज्ञान की बात लिख ली। लीगली सिर्फ ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ता है और ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा, ऐसा दिया हुआ नहीं है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा, ऐसा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग जब भी इशू करते हैं तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सबसे पहले लॉजिकल, पहले आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है, उसके बीच में यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, बीओडी रिपोर्ट होती है, बीओडी रिपोर्ट के बाद में ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है और उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर नोट्स टू अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अकेले सर्कुलेट नहीं होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी सर्कुलेटेड अलोन, इट शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसके नीचे ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट, ये सब मिलाकर सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन ऑथेंटिकेट करेगा और कैसे सर्कुलेशन होगा ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे 134(1), 2 और 7, ये सारी बात वहां लिखी है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे कंपनी ऑडिट 2 में क्या बातें दी हुई है। फिर सेक्शन 134 में ही डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बोला, DRS, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, अपने बीओडी रिपोर्ट में ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट को इंक्लूड करना पड़ता है। देखिए, कंपनी ऑडिट में हमारे बहुत सारे पीपीटीज, बहुत सारे चार्ट्स बने हुए, तो हम बार बार उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, रेफर एक्स्ट्रा नोट्स, उस पर चलते हैं। आपका बराबर ये मैच किया हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर मैच किया हुआ है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है, उस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है, वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, क्या क्या रहेगा? सबसे पहली बात, उनको लिखना पड़ेगा क्या कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या इफेक्टिव है क्या?
ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की डेफिनेशन भी आप बताइए, ऐसे 315 के हिसाब से बता सकते हैं, वापस भी आएगा ऐसे 315 के ऐसे 315 के हिसाब से आप वो बता सकते हैं जो डेफिनेशन है कि वो सिस्टम्स और मेथोलॉजी जो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट ने बनाया है टू इंश्योर कि एसेट्स पूरे सेफगार्डेड रहे, अनऑथराइज उसको एक्सेस ना हो, पीरियडिकल उसकी स्टॉकिंग होती रहे, एसेट सेफगार्डेड हो, उसका यूज करके जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथराइज्ड हो, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, एफिशिएंट और इफेक्टिवली हो, ट्रांजैक्शन करते वक्त लॉ का कंप्लायंस हो, और इन सब की प्रॉपर अकाउंटिंग हो, अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो। चार बातें, सेम डेफिनेशन आप आ सकते हो। लिस्टेड कंपनी में इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बाकी जगह नहीं। बाकी कंपनी का जब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है, तो उसमें नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी। देखिए, हाईएस्ट जो सबसे पावरफुल लोग हैं, सबसे ऊंचाई पे बैठे कंपनी पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे, वो बड़े जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से काम करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे तो पूरी कंपनी अच्छे से काम करेगी। तो अगर आपको क्वालिटी रिपोर्ट्स चाहिए, क्वालिटी चीजें चाहिए, पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर के ऊपर डाल दो। तो सबसे पहले सिस्टम्स आते हैं, सिस्टम की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स को उठानी पड़ती है, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ उठानी पड़ती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है सिर्फ लिस्टेड कंपनी में, नंबर वन। फिर सिस्टम को यूज करके रिकॉर्ड्स कमेंट करना पड़ता है, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या कंपनी एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है ना, एडिक्वेट, ये सिस्टम को यूज करके एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं क्या, क्या ये लोग अपने एसेट्स को भी सेफगार्ड कर रहे हैं ना, ठीक है। देखो, ये जो सिस्टम्स है, क्या सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर बना रहे हैं, एसेट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड का काम भी कर रहे हैं। पहले तो सिस्टम की जिम्मेदारी लो, और सिस्टम को यूज करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर बन रहे हैं ना, एसेट सेफगार्डेड है ना, ठीक है। और तो और आपका इज इट प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, ठीक है, एंड अदर इरेगुलरिटीज। बड़ा, पहले सिस्टम की जिम्मेदारी लो, फिर ऐसे याद रखना है, सिस्टम की जिम्मेदारी लो, फिर सिस्टम को यूज करके चीजें हो रही ना उसकी जिम्मेदारी लो, अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बराबर फॉलो कर रहे हैं ना, क्या कोई नॉन कंप्लायंस है वो समझाना पड़ेगा, नॉन कंप्लायंस है, क्यों नॉन कंप्लायंस है, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, उसका रीजन यहां पे देना पड़ेगा आपको। क्या आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कंसिस्टेंटली लगा रहे, पॉलिसीज एस्टिमेट्स आपके अच्छे हैं, ये भी बताइए। और क्या फाइनली ये सब करने के बाद में वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और ये सब टिका हुआ है, वेदर गोइंग कंसर्न बराबर है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कैसा है, बराबर है ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन। डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि यस हमने सब कुछ छानबीन की और हम कमेंट जिम्मेदारी लेके कमेंट करना पड़ता है। पहले आते सिस्टम्स, क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बराबर इफेक्टिव है लिस्टेड कंपनी में सिर्फ, फिर सिस्टम्स को यूज करके क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर बनाए जा रहे हैं, क्या एसेट्स इनके सेफगार्डेड है, क्या फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज को रोका जा रहा है, बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग करते वक्त क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, कोई डिपार्चर तो नहीं है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके जो पॉलिसीज है कंसिस्टेंटली पॉलिसीज को अप्लाई कर रहे हैं ना, पॉलिसीज बराबर है, एस्टिमेट्स रीजनेबल है ना, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और ये सब जिसके ऊपर टिका है, वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या लिया, इज इट अप्रोप्रिएट। ये एक लिंक बनाने की कोशिश की है, एक लिंक बनाने की कोशिश की है, पहले सिस्टम की बात की, फिर सिस्टम से जो चीजें निकल के आती है, फिर अकाउंटिंग के लिए जो लगता है, फिर वहां से जो कंसिस्टेंसी की बात, और आखिरी में ये सब टिका हुआ है गोइंग कंसर्न के ऊपर। आप इस फ्लो में याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए, यह बात हमने डिस्कस की। देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लेते जा रहे हैं। कंपनी ऑडिट पे आइए, अब कंपनी ऑडिट पे आइए, पेज नंबर 77, पीडीएफ का पेज नंबर होगा 83, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं।
where a company is required to constitute audit committee, all the appointments of auditor under this section 139 shall be made after taking into recommendation of the audit committee. Explain, stating also the class of the company is required to constitute audit committee. ठीक है, सब जानते हैं कि ऑडिटर का नाम रेकमेंड कौन करता है. ऑडिटर का नाम इज रेकमेंडेड. अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो नाम रेकमेंड करता है ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करती है और वो नहीं है तो इट इज रेकमेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब कौन से क्लास ऑफ कंपनीज को ऑडिट कमेटी लगती है? ऑडिट कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो पूरा कंपनी के अकाउंट्स और ऑडिट के ऊपर ध्यान रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करना जरूरी है? डेफिनेटली बड़ी कंपनीज को. जो बड़ी कंपनीज है उसमें जरूरी है. बड़ी कंपनीज में कौन आता है? लिस्टेड कंपनी. बड़ी कंपनी में कौन आता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी. ठीक है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी आएगा. लिस्टेड पब्लिक कंपनी पहला. और दूसरा अनलिस्टेड कंपनी में. ठीक है, अनलिस्टेड. बाकी अनलिस्टेड कंपनी में कौन आएगा? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है. ठीक है, या फिर जिसका एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, लोन्स, जितने भी लोन्स है, बोरोइंग्स है, डिबेंचर, डिपॉजिट, सब मिलाकर इट इज एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज. और मोर था वो मैंने कट कर दिया. इंस्टीट्यूट ने भी और मोर लिखा हुआ है. इंस्टीट्यूट ने भी और मोर लिखा हुआ है. नहीं लिखा होना चाहिए था क्योंकि जो एक्चुअल सेक्शन है वहां पे सिर्फ एक्सीडिंग ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सीडिंग. तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, उससे ज्यादा बोरोइंग्स. ठीक है, एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, दैट शुड बी 50 करोड़ और मोर. और उससे भी ज्यादा टर्नओवर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर. सिंपल सीक्वेंस है. सबसे बड़ी आपकी लिस्टेड कंपनीज, फिर ठीक है लिस्टेड कंपनीज है, फिर एक एक करके, या फिर उल्टा करिए आप, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, बोरोइंग्स धीरे धीरे बढ़ाते 50 करोड़ और मोर हो, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, या फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी. एक एक को पकड़ते जा रहे हैं. पेड अप कैपिटल 10 करोड़ 10 करोड़ और मोर की लिमिट, बोरोइंग से 50 करोड़ और ज्यादा की लिमिट, टर्नओवर की 100 करोड़ और ज्यादा की लिमिट, और फिर लिस्टेड कंपनी. कोई भी एक इसमें कवर हुआ है तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी एज पर सेक्शन 177. टेन्योर ऑफ ऑडिटर, बहुत सिंपल सी बात. ऐसे टेन्योर है, बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है. मे 18 आरटीपी का सेक्शन 139(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी शैल एट फर्स्ट एजीएम अपॉइंट ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. बोले कमेंट करिए. तो हाँ, सेक्शन 139(1) में लिखा हुआ है. सेक्शन सबसेक्शन के बारे में सोच जाइए, मतलब भूल जाइए, उसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है. बाकी सेक्शन नंबर तो मैं आपको याद दिला दूंगा बहुत ही आसान से. बड़ी मुश्किल से कितने तो सेक्शन है, 139 से 148, 139 से 148, तो आप आसानी से याद हो जाएंगे आपको. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, टेन्योर यस. जो बंदा फर्स्ट एजीएम पे जो फर्स्ट एजीएम पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है वो अगले 5 एजीएम के लिए ऑडिटर रहता है. मतलब वो 6th एजीएम तक, 1 + 5 6th एजीएम तक ऑडिटर रहता है. बिल्कुल सही बात है. इसके बारे में वो रेटिफिकेशन की बात लिखिए, पुराना आउटडेटेड है वो कट कर दीजिए. बंदे को, ठीक है, बंदे को अपॉइंट करने से पहले उससे कंसेंट और सर्टिफिकेट लिख कर दे. लिख के था, माननीय महोदय, आई एम रेडी टू गेट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021. मैं तब से रेडी. उससे कंसेंट ना सर्टिफिकेट. ठीक है, सर्टिफिकेट वो लिख के आता है कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं अंडर कंपनीज एक्ट, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं अंडर सीए एक्ट, मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं. मैंने जो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी रिगार्डिंग पेंडिंग केसेस या एक्चुअल केसेस जो मेरे अगेंस्ट पास हुए, वो सारी अगर कुछ है तो वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है. सीलिंग लिमिट की जो इंफॉर्मेशन वो भी सही है. इट इज ट्रू एंड करेक्ट. सर्टिफाई करना पड़ता है. खुद के बारे में जो जानकारी हो तो सर्टिफाई कर ही सकता है, ट्रू एंड करेक्ट. ठीक है, खुद के बारे में जो फैक्ट्स है. अपॉइंटमेंट के बाद इंटीमेशन देना पड़ता है. इंटीमेशन बताना पड़ता है 15 दिन के अंदर. आरओसी को और ऑडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, भाई साहब अपॉइंटमेंट हो गया. तो बहुत सिंपल है.
अपॉइंटमेंट के पहले अगर आपको सीक्वेंस रखना है, अपॉइंटमेंट के पहले ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट के पहले सामने वाले से कंसेंट लेटर, आर यू रेडी टू गेट अपॉइंटेड, एंड सर्टिफिकेट कि तुम दूध से धुले हुए हो, तुम क्वालिफाइड हो, तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, कंपनीज एक्ट में, सीए एक्ट में, कहीं पर भी तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हारे पास में सीलिंग लिमिट है, तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हारे पास में ठीक है, तुम्हारे पास में सीलिंग लिमिट है, और तुमने जितने भी इंफॉर्मेशन दी थी प्रोफेशनल पेंडिंग केसेस, इंस्टीट्यूट के पेंडिंग केसेस तुम्हारे अगेंस्ट या जो पास वो ट्रू एंड करेक्ट है, पहले वो अपॉइंटमेंट के पहले क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा, फर्स्ट एजीएम में अगले 5 साल तक, तो 6th एजीएम तक चलेगा। अपॉइंटमेंट के बाद में इंटीमेशन भेजना पड़ेगा फॉर्म 81 में 2 लोगों को, जो ऑडिटर है उसको भेजना पड़ेगा और जो आरओसी है उसको भेजना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। देखिए जो जो रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो मैं कवर करते आ रहा हूं। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, देखो लंबा चौड़ा आंसर है प्रोसीजर, इसका हमारे पास में शॉर्टकट है, वी हैव अ शॉर्टकट, मतलब एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, वो हम देख। देखिए 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट में, देयर 3 स्टेप्स, देयर 3 स्टेप्स, देयर 3 स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, प्रोसीजर्स, सिलेक्शन एंड, सिंपल 3 स्टेप्स है। सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ, पहला काम होता है ऑडिटर को सिलेक्ट करना, इसमें थोड़ी ज्यादा स्टेप्स भी है, ज्यादा चीजें, ज्यादा एक्सप्लेन, जितना रिलेवेंट है उतना ही आप लिखिए, लेकिन मैं सब एक्सप्लेन करता हूं एक साथ, कनेक्टेड है। पहला स्टेप होता है बंदे को सिलेक्ट करना, उसका नाम रिकमेंड करना, फिर उससे कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना, फाइनली रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करना और इंटीमेट करना। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। पहला स्टेप सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन, ये काम कंपनी की ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, एज द केस में भी। कौन से फैक्टर्स, बंदा का क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसका कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज हमारे लिए सूटेबल है क्या, बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो सूटेबल है कंपनी के लिए, सिंपल है, कॉमन सेंस है यार, सूटेबल है कंपनी के लिए। कितने मिसकंडक्ट के ऑर्डर पास हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है और कितने ऑर्डर पास हो चुके हैं, पास्ट में कितने पास हो चुके, कितने पेंडिंग है, उससे डिस्क्वालिफाइड नहीं होता, सिर्फ देखना चाहिए क्या क्या गलत काम इसने किए हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री में किए हैं, कौन से गलत काम किए हैं, बहुत बड़े गलत कि छोटे मोटे हैं, वो देख लेना चाहिए आप पे। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिलेक्ट करते हो इन बातों, ठीक है। पहले सिलेक्शन कौन करेगा, ऑडिट कमिटी, वो नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल से फैक्टर्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो सूटेबल है, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। फिर देन पहले बंदे का नाम सिलेक्ट हो जाएगा, अब उसका नाम रेकमेंड होगा, दैट्स इंटरेस्टिंग, रिकमेंडेशन इज इंटरेस्टिंग। ऑडिट कमिटी नाम रेकमेंड करेगा, ऑडिट कमिटी विल रेकमेंड नेम टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी नाम रेकमेंड करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे रेकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को, और वो अपॉइंट कर देंगे एजीएम में। सिंपल, ऑडिट कमिटी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स, एंड दे विल डू द अपॉइंटमेंट, सिंपल सा चेन है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर नाम पसंद नहीं है, इफ दे डिसएग्री, तो वो वापस नाम भेजेंगे, नहीं नहीं ये ऑडिट फर्म का नाम हमको पसंद नहीं है, ये बंदा पसंद है, साथ में रीजंस। अरे बोले इसने बहुत परेशान किया था, एक सब्सिडरी में ऑडिटर था, बोले ये 2 साल पहले बहुत ज्यादा परेशान किया था,
बहुत रिपोर्ट लेट दी थी, बहुत सारा इसका बिल आया था, बहुत पंगा हो गया था इसके साथ में, बहुत ही मूडी आदमी है, ऐसा है वैसा है, जो भी है वापस भेज दो। ऑडिट कमेटी के पास में दो ऑप्शन है। पहला कि ठीक है, आपने बोला ना, आपने बोला, हम आपकी बात को समझते हैं, मानते हैं, हम नया नाम रेकमेंड करेंगे एंड सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। इफ ऑडिट कमिटी, ठीक है, इफ ऑडिट कमिटी इज ओके विद द रिजेक्शन, इफ ऑडिट कमिटी इज ओके विद द रिजेक्शन, they will recommend the new name and the same process will follow. If audit committee is not okay, ठीक है, with board of directors rejecting, तो बोलेंगे ठीक है, वी आर नॉट ओके विथ यू रिजेक्टिंग, हमको नहीं लगता कि तुम्हारा रिजेक्शन का रीजन सही है, ठीक है, हम लोग अब मतलब डेडलॉक हो गया दोनों के बीच में, अब क्या होगा? देन इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड। अब अगर वो, इफ ऑडिट कमिटी इज, ऑडिट कमिटी बोलता है कि हम, ठीक है, हम आपका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम आपका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम आपकी रिक्वेस्ट, हम नाम को रिकंसिडर नहीं करेंगे, आपने रिजेक्शन किया, हम नाम को फिर से रिकंसिडर नहीं करेंगे, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे कि अगले ऑडिटर कौन होंगे और वो रीजन लिखेंगे, वो खुद का रिकमेंडेशन, रिकॉर्ड द रीजन लिखेंगे मिनट्स में कि हम इस बंदे को रिकमेंड कर रहे हैं और हमने क्यों ऑडिट कमिटी का जो नाम था उसको क्यों हमने रिजेक्ट किया, वो भी लिखा जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। रिकमेंडेशन ऑडिट कमिटी टू बोर्ड टू शेयर होल्डर्स, रिजेक्शन हुआ, रीजंस भेजो। अगर ऑडिट कमिटी बात को मान लेती है तो वो नया नाम भेजेगी, अगर बात को नहीं मानते हैं तो फिर डेडलॉक है। किसकी बात चलेगी? बड़ा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चलेगी और वो अपने हिसाब से नाम रेकमेंड करेंगे, साथ में रीजंस लिखेंगे, ठीक है। बच्चों के मन में डाउट आता है, सर फिर बोर्ड का ही चलाना था तो ऑडिट कमेटी को लाया ही क्यों? ऐसा है, ऑडिट कमेटी के पास ऑप्शन था ना नया नाम देने का, उसने नया नाम नहीं दिया, ऑडिट कमेटी भी अड़ गई तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड की बात चलेगी फिर अगर ऐसा हुआ तो बहुत आसान। पहला स्टेप था सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन। और अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है तो, इफ ऑडिट कमेटी इज नॉट एप्लीकेबल, बहुत आसान, इफ ऑडिट कमेटी इज नॉट एप्लीकेबल, अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स, इतना पंगाइच नहीं रहेगा। स्टेप नंबर 2, कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कंसेंट एंड सर्टिफिकेट, सिंपल कंसेंट लिख के था बंदा, ठीक है, वी अग्री टू बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, जो भी रहेगा फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो, हम रेडी है। और ये देने से पहले एक बार उसने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए कि भाई साहब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कंसेंट लेटर भेजने से पहले। तो स्टेप नंबर 1, बंदे का नाम सिलेक्ट हो गया, नाम रिकमेंड हो गया, बंदे से कंसेंट लेटर ले लो। कंसेंट लेने से पहले सीए फर्म एक बार पुराने ऑडिटर से बात कर लेते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, सीए एक्ट में दिया हुआ है, जब भी ऑडिट आपको मिलता है तो एक बार आपने पूछ लेना चाहिए पुराने प्रीवियस बंदे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और ट्रू एंड करेक्ट, भैया ओपिनियन क्या है? खुद के बारे में बात बता रहे, खुद के बारे में फैक्ट्स बता रहे, उसमें ओपिनियन क्या है? एक्यूरेसी के साथ कमेंट करो, ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। क्वालिफाइड हो क्या? मैं क्वालिफाइड हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे अपॉइंटमेंट बराबर है कंपनी एक्ट सी एक्ट के हिसाब से, लिमिट है मेरे पास में, जो मैंने आपको ऑर्डर्स के बारे में बताया था, जो मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुके हैं और जो पेंडिंग है वो एकदम सही है, ट्रू एंड करेक्ट है। तो कंसेंट पहला स्टेप है, सिलेक्शन किया, नाम रेकमेंड किया। सेकंड स्टेप है कंसेंट और सर्टिफिकेट लिया। तीसरा स्टेप होता है साहब थर्ड स्टेप एकदम सिंपल, एकदम आसान। थर्ड स्टेप इज, ठीक है, एकदम सा आसान सा, अपॉइंटमेंट कर डालिए, रेजोल्यूशन पास करिए, इन्फॉर्म करिए, ऑडिटर को बताइए, ठीक है, ऑडिटर को ये बात बताइए आप, ऑडिटर के बाद आरओसी को बात बताइए, दोनों को आप बताएंगे 15 दिनों के अंदर। फॉर्म एडीटी 1, फर्स्ट ऑडिटर केस में एडीटी 1 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इंटीमेशन करना है, फॉर्म एडीटी 1 भरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग, इसमें सब कवर हो गया।
प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट हम लोगों ने अभी कवर किया, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन, रोटेशन किसको एप्लीकेबल है? आइए, बहुत सिंपल, सेक्शन 139(2), किसको एप्लीकेबल है? ठीक है, इट इज एप्लीकेबल सिमिलर, वैसी ही लिमिट्स है। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स में ये पॉइंट कवर नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, या फिर एकदम सिंपल सा है। रोटेशन किसको एप्लीकेबल है? ठीक है, सिंपल सा चार्ट है, ये चार्ट में आप वीडियो पॉज करके इसको बना ही लेना, परफेक्ट रहेगा। किसको एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू, वहां पे जो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा आधा अधूरा था, इसलिए मैंने इसको लिया। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। पब्लिक कंपनी, इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। 177 से कंपेयर करिए, 177 में भी लिस्टेड कंपनी थी, यहां पर भी लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है। वहां पे था पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, यहां पर भी पेड अप कैपिटल, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर, ठीक है। वहां पे फिर बोरोइंग्स का पॉइंट था, यहां पे भी बोरोइंग का पॉइंट है। एनी कंपनी, लेकिन पब्लिक, कोई भी कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, हैविंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, यहाँ पे वर्डिंग भी 50 करोड़ और मोर, वहां पे एक्सीडिंग 50 करोड़ था। 177 के लिमिट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल नंबर 1 पेड अप कैपिटल 10 करोड़, और पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, बोरोइंग्स दोनों का, पब्लिक हो या प्राइवेट है, ठीक है, 50 करोड़ और मोर। टर्नओवर का पॉइंट यहां पे माइनस हो गया साहब, टर्नओवर का पॉइंट माइनस हो गया, टर्नओवर का पॉइंट माइनस हो गया, प्राइवेट कंपनी को लेके आ गए। प्राइवेट कंपनी इसका पेड अप कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल इज 50 करोड़, पेड अप कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर। इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर कुछ कंपनी को कभी नहीं लगेगा, 1% कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सबसे छोटी 1% कंपनी, उससे बड़ी स्मॉल कंपनी, उससे बड़ा डॉर्मेंट कंपनी, इनको कभी नहीं लगेगा। तो किसको एप्लीकेबल है, किसको नॉट एप्लीकेबल है? सिंपल सा है। अगर मैं 177 से कंपेयर करूं, एक चीज मैंने सुनी, एक चीज, टर्नओवर वाला क्लॉज हट जाता है। 177 से कंपेयर करूं तो टर्नओवर वाला क्लॉज हट जाता है और प्राइवेट कंपनी वाला क्लॉज आ जाता है, और ये 50 करोड़ है। पहले इसकी लिमिट 20 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़ ठीक है, बड़ा बड़ा कर 20 करोड़ से और बड़ा करके अब ये 50 करोड़ पे पहुंच गए, 20 से 50 कर दियो। नाउ क्वेश्चन ये था, यहां पे पब्लिक बोरोइंग 72 करोड़ है, पब्लिक बोरोइंग है 72 करोड़ है, 50 करोड़ की लिमिट है एक, ठीक है।
एक भी लिमिट तोड़ोगे तो रोटेशन लग जाएगा। लिस्टेड कंपनी है, रोटेशन लग जाएगा। पेड अप कैपिटल की लिमिट पब्लिक की तोड़ोगे लग जाएगा। बोरोइंग की लिमिट तोड़ोगे लग जाएगा। एक भी लिमिट तोड़ोगे लग जाएगा। 72 करोड़ 72 करोड़ का यहां पे बोरोइंग है, एक लिमिट तोड़ दी, रोटेशन विल गेट एप्लीकेबल। रोटेशन लग जाएगा सब, रोटेशन विल बी एप्लीकेबल। मैनर ऑफ रोटेशन, जब रोटेशन लगता है तो क्या होता है एग्जैक्टली? मैनर ऑफ रोटेशन, प्रोसीजर क्या होती है? मैनर ऑफ रोटेशन पूछ रहे वो लोग, प्रोसीजर, व्हाट इज द मैनर ऑफ रोटेशन, प्रोसीजर क्या लगती है? तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर लगती है। ठीक है, क्या प्रोसीजर लगती है? व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर लगेगी साहब? सबसे पहले तो रोटेशन अगर लगेगा मतलब पुराने बंदे को रिप्लेस करके नया बंदा लाना है, तो ये रिकमेंडेशन कौन देगा? हु इज गोइंग टू गिव रिकमेंडेशन? ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी इज गोइंग टू गिव रिकमेंडेशन। ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन देगी साहब। ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे भेजेंगे शेयर होल्डर्स और अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है, ठीक है, तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे शेयर होल्डर्स को और वो अपॉइंटमेंट कर देंगे। डन। ठीक है, सिंपल सी बात दी हुई है। मैनर ऑफ रोटेशन सिंपल सा, उसमें और फिर और कुछ सिंपल सिंपल सी बातें दी हुई है। जब हमको रोटेशन लगाना है तो ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आने के पहले जितने साल वो सर्व कर चुका था कंपनी को, उसकी भी काउंटिंग होगी। रोटेशन की लिमिट क्या है? इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म ऑफ 5 AGM, और फर्म के लिए कितना है? फर्म के लिए कितना है? 2 टर्म्स, 2 टर्म्स ऑफ 5 AGM, 10 साल। इसके बाद में रोटेशन लग जाता है। ये एक्ट आने के पहले जितने भी साल आप ऑडिट कर चुके थे वो पूरा काउंटिंग होगा, दैट विल बी काउंटेड, ऐसा बोला गया। उसकी पूरी काउंटिंग होगी। ठीक है साहब, कर लेंगे। और ये ऑडिट सीए फर्म्स का नेटवर्क होता है। सीए फर्म्स का नेटवर्क होता है जहां पे वो, ठीक है, नेटवर्क बनाते हैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए। वो लोग नेटवर्क मतलब फर्म का नाम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अफिलिएट्स ऑफ स्पार्क नेटवर्क, सिर्फ एक नाम बोल रहा हूं, स्पार्क नेटवर्क। इंडिया की 50 फर्म एक साथ मिलेगी, एक नेटवर्क बनाएगी कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, एक में को हेल्प करेंगे, एक साथ सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, एक साथ चीजों करेंगे। और सब सारी फर्म्स अपने नीचे लिखती है, ठीक है, सारी फर्म्स लिख सकती है नीचे, ऑल द फर्म्स विल राइट एफिलिएट्स ऑफ सो एंड स्पार्क नेटवर्क, एग्जांपल कोई भी एक नेटवर्क बना करके। ऐसा लिखा है कि आप एक बार रोटेशन जब लगाते हैं तो जो आउटगोइंग ऑडिटर जिस नेटवर्क का पार्ट है उसी नेटवर्क की किसी फर्म को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, पहले तो उसके पहले की भी काउंट कर रहे हैं, रोटेशन लगाने से पहले नेटवर्क में से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज, आप ज्वाइंट ऑडिट की मदद ले सकते हो। ज्वाइंट ऑडिटर की आप मदद लो अगर आप स्मूथ रोटेशन चाहते हो तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन, वन और मोर इंडिविजुअल और फर्म और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ एज अ जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर करेंगे तो तो एकदम से ऑडिटर्स चेंज नहीं होंगे। सर समझा नहीं, मतलब क्या? ठीक है, इस तरीके से रोटेशन आप फॉलो करो, इस तरीके से रोटेशन आपके ऊपर है कि कैसे इसको करना, कि एक साथ तीनों लोग रिटायर ना हो, ताकि वो लोग रिटायर ना हो। ठीक है, कैसे? बोले बहुत सिंपल है। बोले एक काम कर सकते हो। क्या? आप, ठीक है, आप तीन फर्म्स को एक साथ, एक काम, अगर आप स्मूथ रोटेशन चाहते हो तो आप क्या करिए, पहला साल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
आपने क्या किया, आपने पहले साल में ए को अपॉइंट किया, दूसरे साल में ए प्लस बी ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किया। ए प्लस बी को अपॉइंट किया, तीसरे साल में ए प्लस बी प्लस सी को अपॉइंट किया। आप क्या करिए, कंपनी में ज्वाइंट ऑडिटर्स रखिए। पहले साल में ए, अब क्या होगा, ए रिटायर होगा, ठीक है। पहले इसमें आपने अपॉइंट किया 10 एजीएम्स, 10th एजीएम में ए रिटायर हो गया, 11वें एजीएम में बंदा रिटायर हो जाएगा। आगे के 10 में बोल रहा हूं, 11वें एजीएम में बंदा रिटायर होगा, तब बी प्लस सी रहेंगे। एकदम से आपकी फर्म खाली नहीं होगी। उनका कहना है आप जॉइंट ऑडिटर्स की मदद लीजिए और इस तरीके से प्लानिंग करिए कि एकदम से चेंज ना हो। सबसे पहले ए रिटायर होगा, फिर बी रिटायर होगा 12 में, फिर सी रिटायर होगा 13 में। ए जब रिटायर हुआ तो आप एक्स को लेके आ जाइए, बी जब रिटायर हुआ तो वाई को लेके आ जाइए, सी को रिटायर हुआ तो जेड को लेके आ जाइए। इससे स्मूथ रोटेशन होगा। तो जॉइंट ऑडिट की मदद से, इनका कहना है जॉइंट ऑडिट की मदद से आप स्मूथ रोटेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल बात है कि मैनर ऑफ रोटेशन, कि नया बंदा कौन होगा, कैसा होगा, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा, फिर बोर्ड देखेगा, शेयर होल्डर्स तक जाएगा। ऑडिट कमेटी नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ सिंपल बातों का ख्याल रखो कि जब हम लोग रोटेशन के ईयर काउंट करते तो ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आने के पहले जो साल थे सब काउंट किए जाएंगे। डन, ठीक है, उसको काउंट करेंगे, ठीक है, डन, हम लोगों ने मान लिया, उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर एक अच्छी बात एक बुरी बात, मतलब एक बुरी बात एक अच्छी बात। बुरी बात, एक अगर नेटवर्क में किसी भी फर्म को रोटेशन लग गया तो उस नेटवर्क के किसी भी फर्म को हम अपॉइंट नहीं कर सकते। एक फर्म को अगर रोटेशन लग जाए तो नेटवर्क के किसी भी फर्म को हम अपॉइंट नहीं कर सकते। और फिर बाद में बोला हुआ है, ठीक है, कि जॉइंट ऑडिट की मदद ले सकते। सिंपल सिंपल एकदम बातें बोली हुई है सब। ओके, नाउ कंपनी ऑडिट का 19 नंबर का है, पेज नंबर 82, पीडीएफ का पेज नंबर, ठीक है, 88, पीडीएफ का 88। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर बाय एमडी अपॉइंट करता है। कमेंट, हम सब जानते हैं सेक्शन 139 के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर ऑफ other than of a company other than government company will be appointed by board of directors within 30 days from the date of registration। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, इफ दे डोंट अपॉइंट, then right goes to higher authority. Who is higher authority? Shareholders will appoint within 90 days। एमडी कहां से बीच में आ गया? कंपनीज एक्ट बोर्ड को पावर देता है और बोर्ड के बाद शेयर होल्डर्स को पावर देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर को दूर दूर तक कहीं पर भी पावर नहीं है। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि वो डेलीगेट कर सकते इस पावर को। ना तो उनके पास में पावर टू अपॉइंट है, ना उनको ये पावर दिया जा सकता है। बोर्ड मतलब सिर्फ बोर्ड। तो यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो बिल्कुल ही गलत किया। इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटिंग तो बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन आपके May 19 आरटीपी में भी आया हुआ है। May 19 आरटीपी के अंदर आया हुआ है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। मेरे साथ में करते जाइए। इंपॉर्टेंट देखो, फटाफट हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं और ये जितनी भी हमारी ऑडिट की तैयारी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऐड कर ले, ठीक है, उतना हमारे लिए काफी है। नाउ
लेट्स सी। बहुत ही बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, देखिए मैंने चार्ट्स थोड़े से इंक्लूड किए हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। चिंता मत करिए, थोड़ी देर में ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको, आई विल बी गिविंग यू ब्रेक। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी। वी ऑल नो, सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, देखिए सिंपल सा चार्ट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, होल्ड 51% और मोर, सब्सिडरी में मोर देन 50% की वर्डिंग होती है, यहां पे 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें दोनों भी आते हैं, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है और इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, तो वो बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। देन दैट बिकम्स, फिर वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, देन दैट बिकम्स एज अ गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी रहेगी वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही होगी, इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विच आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सबको यही लगेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का मिलाकर 51% और मोर होता है तो उसको डायरेक्ट बोल देते हैं हम लोग, लेकिन उनका मिलाकर नहीं हो रहा था, फिर हमने एक दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के पास भी शेयर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर होल्डिंग हो रहा था। सपोज एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके शेयर्स हैं 40%, ठीक है, 11% कम है। एक ए लिमिटेड कंपनी है, 40% शेयर है, 11% कम पड़ रहा है। एक बी लिमिटेड ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है, उसके पास में 20% शेयर है, उसके भी जोड़ लो। दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के पास में जो शेयर्स है, अगर उसको जोड़ के 51% और मोर, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। दोनों को सेम रूल लगता है। क्या रूल लगता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद, देखो फटाके फूट रहे, बधाइयां। इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 60 डेज, ज्यादा समय दिया है, लॉजिक है, 30 डेज को नॉर्मल मानिए। क्यों ज्यादा समय दिया है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज बहुत सारे हैं और सीएनएजी एक हमारा अकेला, सीएनएजी एक हमारा अकेला, तो विद इन 60 डेज सीएजी अपॉइंट करेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगर नहीं किया तो फिर शेयर होल्डर्स को 60 डेज, यहां पे कम दिन दिए शेयर होल्डर्स को। क्यों कम दिए? क्योंकि बहुत ही कम शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी होल्डिंग तो किसकी है? गवर्नमेंट की, इसलिए थोड़े कम दिन दिए हुए। पहले सीएनएजी को, सीएनएजी के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में आपके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझिए आपको, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में पहला राइट किसको जाता है? सीएनएजी को। वो नहीं तो बोर्ड, वो नहीं तो शेयर होल्डर, डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, गड़बड़। गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, बार बार वही, डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अगर गवर्नमेंट, आप पूरी बात समझाएंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या बोलता है, गलत बात। सीधा बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकते। पहला राइट किसके पास जाता है? सी एंड एजी। पहला राइट सीएनएजी के पास जाता है। पहले सीएनएजी, सीएनएजी नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो नहीं तो फिर शेयर होल्डर्स के ऊपर आएगा। बात समझिए आपको? इज पॉइंट क्लियर? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और, फिर हम लोग छुट्टी देते हैं, छुट्टी नहीं, ब्रेक देते हैं, ब्रेक देते हैं। आज हम लोगों को कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा आसानी से। कंपनी ऑडिट 700 सीरीज और कुछ रहेगा तो खत्म कर देंगे। 700 सीरीज भी हो गया तो इट विल बी गुड इनफ। कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कैजुअल वैकेंसी? प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी रीजन से अगर कैजुअल वैकेंसी होती है
अगर वैकेंसी होती तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सा आपका है कैजुअल वैकेंसी। मैं आपको बार बार बताऊं, रेगुलर इसमें तो बहुत सारा एक्सप्लेन क्यों है क्या है, लेकिन ये हमारा शॉर्ट बहुत फास्ट है बैच, तो इसमें हम लोग फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो बंदा जल्द से जल्द चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी में तो पहला राइट हमेशा सीएनएजी को जल्द से जल्द चाहिए। 30 दिन के अंदर सीएनएजी को नया बंदा अपॉइंट करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है किसी भी रीजन से, ठीक है, डेथ की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, सीओपी कैंसिल की वजह से, किसी भी वजह से, तो 30 दिन के अंदर सीएजी को करना पड़ेगा फास्ट। सीएजी नहीं कर पाएगा तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रुक जाते हैं, आगे शेयर होल्डर्स तक नहीं जाते। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बहुत टाइम लगता है, हमको जल्द से जल्द बंदा चाहिए, जल्द से जल्द हमको बंदा चाहिए, ठीक है। फिर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉर्मल कंपनी में क्या होगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉर्मल कंपनी में क्या होगा, नॉर्मल कंपनी में, ठीक है, 30 दिन मिलेंगे। नॉर्मल कंपनी जो है, ये नॉर्मल कंपनी में 30 डेज मिलेंगे, 30 दिन, 30 दिन मिलेंगे साहब, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 30 दिन मिलेंगे, 30 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फटाफट। लेकिन अगर इफ इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, इफ इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, तो अभी भी नाम रेकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, नाम रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट विल बी फाइनल ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 3 months। अभी भी नाम रेकमेंड, अभी भी नाम रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट फाइनल होगा, अपॉइंटमेंट फाइनल होगा इफ इट इज अप्रूव्ड, ठीक है। अब क्या होगा, नाम रेकमेंड होगा और इट विल बी फाइनल, इट विल बी फाइनल होगा इफ इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 3 months। 3 महीने का टाइम दिया साहब, लगभग 90 दिन। सिर्फ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा क्या हुआ कि बंदा छोड़ के चला गया, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा, इसीलिए जो अप्रूवल है, ठीक है, जो अप्रूवल का राइट है, वो अप्रूवल का राइट किसको दिया है, शेयर होल्डर को दिया हुआ है। ये बात समझिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, हम लोग 9:30 को हम लोग मिलते हैं, तब तक हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। चलिए ब्रेक ले लिया जाए।